नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश सर में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे थे, पहले में हमने संविधान के पूरी बात की थी, किस परिचय की या इंट्रोडक्शन की। उसके बाद हमने बात की थी पॉलिटी या संवैधानिक इतिहास की। संवैधानिक इतिहास के बाद हमने उसके पार्ट 2 को देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते हुए हम 1947 तक आए थे। आज दोस्तों हम बात करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया की। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा है और लगभग हर पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम संविधान निर्माण प्रक्रिया कि हमारा जो संविधान है वो कब से निर्माण हुआ। संविधान निर्माण प्रक्रिया दोस्तों, संविधान निर्माण प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो संविधान निर्माण होने में मैंने बताया था कि वैसे तो अगर देखा जाए तो पृष्ठभूमि 1773 से लेके शुरू हो गई, लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले भारत के लिए संविधान की मांग किसने करी, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। अगर आप लोग दोस्तों नोट्स बना रहे हैं तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि सबसे पहले संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। और किस बिल से की थी, तो स्वराज बिल। स्वराज बिल के माध्यम से इस संविधान की सबसे पहले मांग की गई, लेकिन इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद महात्मा गांधी, आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी ने इस मांग को 1922 में दोहराया और बताया कि जो भारतीय संविधान है ये भारतीयों के द्वारा ही बना होना चाहिए। यानी 1922 में जो बाल गंगाधर तिलक की बात थी, उस मांग को दोहराते हुए इन्होंने बताया कि जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बना होना चाहिए। तो ये तो ऐसी बात थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, हम बात तो दोस्तों आगे थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय की अगर बात करूं तो 1930 में इन्होंने संविधान की मांग की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, औपचारिक रूप से मांग करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने संविधान की औपचारिक रूप से मांग की। बाद में इसी मांग को जवाहरलाल नेहरू ने कई बार मूर्त रूप दिए। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें 8 अगस्त 1942, इसे हम दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले स्वीकारा था कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, और कहा था भारतीयों का संविधान संभवतः भारतीय बनाएंगे, लेकिन दोस्तों अब देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के संविधान की मांग को स्वीकार किया। 8 अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव आया था जिसे हमने बोला अगस्त प्रस्ताव। इस मांग में अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि ठीक है भाई, भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बना होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजों ने ऐसा किया क्यों, अंग्रेज क्यों चाहते थे कि भारत वालों का संविधान बने, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखनी होगी कि क्या कारण थे कि अंग्रेजों को भी स्वीकारना पड़ा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के लिए होना चाहिए। इस संविधान सभा की मांग को कांग्रेस ने और भारतीय लोगों ने अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था? कारण था कि इसमें उन्होंने बोला था कि संभवतः भारतीय होंगे, यानी इसके अतिरिक्त अंग्रेज भी होंगे, और अंग्रेज भी होंगे इसका मतलब है कि संविधान का निर्माण अंग्रेज और भारतीय मिलकर करेंगे, जो भारत के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन मैंने एक प्रश्न पूछा था अभी आपसे कि अंग्रेजों ने स्वीकार क्यों किया। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इसके लिए पीछे चलते हैं। इसके लिए दोस्तों देखेंगे हम, अगर मैं आपसे बात करूं
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध की दोस्तों बात करूं तो दोस्त आप सभी इतिहास में जब मैं पढ़ाऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व दो गुटों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे, उनसे हमें नहीं मतलब। अब हुआ क्या था, क्योंकि ब्रिटेन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहा था और ब्रिटेन को पड़ी थी सैनिकों की, कि ब्रिटेन को जरूरत पड़ी भारतीय सैनिकों की। तो भारत के लोगों पर ब्रिटेन वाले कर रहे थे अत्याचार। अब भारत के लोग क्यों मदद करना चाहेंगे? तो उसी समय दोस्तों जब भी आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ था। इसी कारण हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों इसी समय गांधी जी लौटे तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना मैं भारतीयों को मनाने के लिए इसकी सेना में भर्ती हूं, महात्मा गांधी को राजी कर दूं, क्योंकि जो भारतीय है वो महात्मा गांधी की बात नहीं टालेंगे। अब उन्होंने अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, विश्व युद्ध में हमें सैनिकों की जरूरत है और आप क्या करिए, सैनिकों को कहिए कि भारत की सेना में ब्रिटेन की सेना में भर्ती हो। तो महात्मा गांधी ने कहा भाई इसमें हमारा क्या प्रॉफिट है? तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, जब अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे, आपके लिए नया संविधान बनाएंगे, आपको टॉर्चर नहीं करेंगे। इस तरह के बहुत सारे व्याख्यान दिए अंग्रेजों ने और यहां तक कह दिया कि हम हो सकता है कि आपको क्या दे दें, आजादी। चलो भाई ठीक है, गांधी जी राजी हो गए और गांधी जी ने हर भारतीय से घर घर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भाई ठीक है, सेना में भर्ती हो जाओ, भर्ती हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, हमें आजादी मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भर्ती हुए और प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा शहीद भी भारतीय सैनिक हुए। आपने देखा होगा, अगर हम इंडिया गेट की बात करें दिल्ली में, तो उन्हीं शहीदों की याद में बनवाया गया है इंडिया गेट। तो दोस्तों क्या हुआ था कि भारतीयों ने अंग्रेजों की मदद की। अब जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो गांधी जी तो सोच रहे थे कि आजादी मिलेगी, लेकिन 1919 जब भी हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, 1919 में अंग्रेजों ने ला दिया रॉलेट एक्ट, जिसे भारतीय राजनीति में काला कानून भी कहा जाता है। अब काला कानून ला दिया रॉलेट एक्ट कि भाई बिना किसी इजाजत के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए, 4 लोगों से ज्यादा खड़े हैं तो एक बार चेतावनी देने के बाद गोली मार दीजिए। तो इस तरह का कानून आया जिससे भारतीय बड़े क्या हुए, बुरा लगा। अब बुरा सबसे ज्यादा लगा गांधी जी को कि गांधी जी ने सबको भर्ती कराया, लेकिन आजादी की जगह हमें क्या मिल गया, रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून। यानी अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति दिखाई, अपना काम निकलवाया और फिर से भारतीयों के साथ क्या कर दिया, धोखा। अब दोस्तों आगे की बात करें हम तो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेकर 1945, ये संज्ञा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध की। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, धीरे धीरे चलता गया, आगे बढ़ता गया। 1940 का समय आया, अब अंग्रेजों को फिर से जरूरत पड़ी भारत के सैनिकों की। अब अंग्रेजों ने सोचा भारत वाले क्यों मदद करेंगे, तो यही कारण था कि उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया था कि अब हमें भारतीयों के लिए संविधान बनाना है जिसमें संभवतः भारतीय होंगे, जिसे हम लोगों ने बोला अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकारा, लेकिन जब ये बात स्वीकारी थी तो उन्होंने बताया कि अरे ठीक है, संभवतः भारतीयों के द्वारा बनेगा, तो भारत के लोगों ने इसे अस्वीकार किया। अब धीरे धीरे विश्व युद्ध आगे बढ़ा, धीरे धीरे विश्व युद्ध आगे बढ़ा तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। दोस्तों एक थोड़ा सा परिवर्तन है, अगर आपने पीछे अभी लिखा था अगस्त प्रस्ताव, वो 1940 में था, वो गलती से 1942 में किया था, ध्यान दीजिएगा 1940। क्रिप्स मिशन आया 1942। अब जब भारत वालों ने अस्वीकार कर दिया, अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी, तो जब सैनिकों की जरूरत पड़ी तब क्रिप्स, अलेक्जेंडर क्रिप्स की बात अगर करें तो क्रिप्स मिशन में ये स्वीकारा गया, चलो ठीक है, भारतीयों के लिए एक संविधान होगा, भारत वालों के लिए एक संविधान होगा।
और ये जो संविधान होगा ये निर्माण भी कौन करेंगे, भारत वाले करेंगे। लेकिन अब दोबारा से इस मांग को भारत के लोगों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्या था, अंग्रेजों ने ये तो माना कि भारत के लिए संविधान होगा और उसका निर्माण भी भारत वाले करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये संविधान 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय तो डेट नहीं दी गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन भारत वालों को पता था कि पहले भी वादा किया था अंग्रेजों ने, लेकिन मिला क्या, रॉलेट टैक्स। यही कारण था, इन्होंने सोचा कि अंग्रेज दोबारा से हमें क्या देंगे, धोखा देंगे, और यही कारण था कि अंग्रेजों की इस मांग को भारत वालों ने अस्वीकार कर दिया। तो यहां तक धीरे धीरे मांग चलती रही। अब क्या हुआ दोस्तों, अब बात आई कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन जिसके थ्रू भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया बनी है या भारत का संविधान बना है। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कैबिनेट मिशन। अब हुआ क्या दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद जापान की बात करें जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, अगर हम बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों ने ब्रिटेन वालों पर प्रेशर बनाया और दबाव डाला कि अब भारत को आजाद कर दो। दूसरी तरफ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ चुके थे और धीरे धीरे आजादी की मांग तेज हो गई थी। तब समझ में आ गया था कि अब भारत की स्वतंत्रता की मांग को ठुकराया नहीं जा सकता, और जब ठुकराया नहीं जा सकता तो जो ब्रिटेन के हमारे प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्लीमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव कराए गए और चुनाव के बाद जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम था क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने प्रधानमंत्री बनते ही घोषणा कर दी कि 14 मार्च को घोषणा कर दी, 14 मार्च 1946 को ये घोषणा की कि अब भारत को क्या कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। तो भारत को आजाद करने की घोषणा किस दिन हुई है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 14 मार्च को 1946 को ये घोषणा हुई। और क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, और भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, और इस संविधान निर्माण के लिए एक मिशन भारत भेजा गया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आगे कैबिनेट मिशन। अब देखिए दोस्तों 23 मार्च 1946, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। दोस्तों तारीख में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप हो सकता है, ब्रिटेन से ये कैबिनेट मिशन 23 मार्च को चला था, लेकिन जब दिल्ली पहुंचा था उस समय तारीख थी 24 मार्च। और इस कैबिनेट मिशन की अगर बात करूं तो इस कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्य में पहले थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन वाले ही हैं। तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर, और इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। तो यहां से दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ। तो भारत आगमन की बात करूं तो भारत आया था, मैंने बताया अभी, 24 मार्च 1946 को। ये कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके क्या थे, सदस्य थे। आगे की दोस्तों हम बात करते हैं कि इस कैबिनेट मिशन ने क्या बताया। इस कैबिनेट मिशन ने बताया कि भारत में 10 लाख जनसंख्या पर
एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, यानी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। और उस समय दोस्तों लगभग भारत की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी। तो 40 करोड़ के आसपास जो सदस्यों का निर्धारण हुआ, कि सदस्य निर्धारण की बात करें कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 389, यानी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। उसके लिए निर्माण भारत के ही लोग करेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा और कैसे होगा, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ होने के बाद जो सदस्य निर्धारण किए गए वो कितने थे दोस्तों, 389। तो दोस्तों देखा था कि हमने 389 सदस्यों का निर्धारण हुआ। अब ये 389 सदस्य चुने कहां से गए, ये सभी प्रत्यक्ष चुने गए थे या सभी अप्रत्यक्ष चुने गए थे? आइए हम इनकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो भारत में उस समय बात करूं तो प्रांत हुआ करते थे। तो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे 292 सदस्य। अब ये 292 सदस्य दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सीधे जनता के द्वारा चुने गए थे, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए थे। अब क्या हुआ दोस्तों, 292 तो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए। अगर मैं इनकी बात करूं तो एक तरफ थे कांग्रेस और दूसरी तरफ थे मुस्लिम लीग। कांग्रेस के सदस्य थे 208 और मुस्लिम लीग के थे 73। तो ब्रिटिश प्रांत से चुनके जो सदस्य आए थे वो 292 थे और प्रत्यक्ष रूप से चुनके आए थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों देसी रियासतों से, तो देसी रियासतों से 93 सदस्य आए थे और इनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से। तो देसी रियासतों से 93 सदस्य बने थे जिनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से। और इसी तरह से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए थे 4 सदस्य और इनका निर्धारण भी था प्रत्यक्ष। अगर दोस्तों आपको सदस्य संख्या में थोड़ी दिक्कत हो तो यहाँ पर जितने सदस्य बचते हैं वो सब निर्दलीय चुने गए थे। तो हमने देखा कि ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे, जैसे कि आज आप राज्य देखते हैं, उन 11 प्रांतों से आए थे 292 सदस्य। ये ब्रिटिश प्रांत वो होते थे जहां पर सीधे अंग्रेज रूल करते थे, यानी जहां सीधे अंग्रेजों का शासन होगा उन्हें बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 565 देसी रियासतें थी। 562 भी कहीं आपको लिखी मिलेंगी, लेकिन 3 जो थी वो विलय नहीं हुई थी, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो 565 देसी रियासतों से चुने गए थे 53 सदस्य और इनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष, मतलब जनता ने नहीं चुना था। राजा को जो अपनी रियासत में योग्य व्यक्ति लगा उसने संविधान के लिए भेज दिया। देसी रियासतों का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं या अंग्रेजों की बात करूं तो अंग्रेज और जनता के बीच में जहां सीधे अंग्रेज जनता पे रूल कर रहे हैं वो तो हो गए हमारे ब्रिटिश प्रांत, लेकिन कहीं पर भी अंग्रेज और जनता के बीच में, अगर अंग्रेज और जनता के बीच में एक राजा हुआ करता था जो मीडिएटर का काम करता था, तो उन्हें बोलते थे हम दोस्तों देसी रियासतें। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जैसे अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अगर नाम की बात करूं तो एक था दिल्ली, दूसरा कुर्ग जिसे आज आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं, तीसरा बलूचिस्तान या पहले हम अजमेर को लिख देते हैं, तीसरा अजमेर और चौथा बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, क्योंकि अभी तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। तो इन 4 कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे 4 और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 389। अब दोस्तों जब ये सदस्य संख्या आई, चुनाव हुए, मुस्लिम लीग को मात्र 73 वोट मिले। तो मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा का बहिष्कार करने के बाद पहली बार मांग उठी पाकिस्तान की
कि सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। देखो दोस्तों, दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की मांग अगर आपसे प्रश्न आता है कि सबसे पहले किसने की थी, तो मैंने अभी बताया जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन इस पाकिस्तान शब्द को देने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था चौधरी रहमत अली। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चौधरी रहमत अली वैसे तो पंजाब प्रांत जो आज पाकिस्तान के नाम से वहीं के थे, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करते थे तो इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी जिसमें इस पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार था, और उस पत्रिका का नाम था नाउ और नेवर अदरवाइज वी लिव इन पेरिस। तो उस पत्रिका में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द आया। तो प्रश्न आए पाकिस्तान शब्द सबसे पहले चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान की मांग तो मोहम्मद अली जिन्ना। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये तो सदस्य तब के थे जब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संयुक्त रूप से संविधान बनना। अब पाकिस्तान की मांग होने लगी। जब पाकिस्तान की मांग होने लगी तो क्या हुआ, आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अगर हम बात करें तो 90 जो सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान जाने के बाद भारत में सदस्यों की जो संख्या बची वो दोस्तों कितनी बची, 299। और 299 में से अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 284। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करे तो 284। अब आप देख सकते हैं दोस्तों 389, 299, 284 ये कहां से आया आंकड़ा। अगर दोस्तों इस संविधान सभा में महिलाओं की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। एससी की बात करूंगा तो एससी के लोग थे 26, वहीं एसटी की बात करूंगा तो एसटी के लोग थे 33। तो ये तो दोस्तों आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन महिलाओं की संख्या सभा में पूछेगा तो आप बताएंगे कि 15 महिलाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। एक चीज और दोस्तों, अब हमने आज केवल सदस्यों की बात करी है। अगले क्लास में हम जितनी भी बात करेंगे कि किस तरह से भारत के संविधान की बैठकें हुई, किस मिशन से अभी हमने देख लिया कि संविधान बना, किस किस बैठकों में क्या क्या प्रावधान हुए, क्या क्या समितियां थी, इन सभी बारों में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, आप इन सभी आंकड़ों को एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्लास में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।